वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की बात करेंगे और राजस्थान जीके में हम इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित हमारे सवाल आपके जवाब की एक क्लास, बेहतरीन क्लास शाम 9 बजे रोज को आपको मिल जाती है। आज 144 नंबर क्लास है। इससे पहले 143 क्लासें आपको मिल चुकी है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। 50 क्वेश्चन 30 मिनट ये क्लास बिना कोई वक्त जाए आपको निरंतर मिल रही है। तो एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कलम जो आपकी है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है। कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। रखो हौसला खुद पर ए यार, रखो हौसला खुद पर ए यार, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो। सब कुछ आपके हाथों में है। स्टार्ट करता हूं इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभाओं में विपक्ष का नेता रहने वाले व्यक्ति कौन थे? देखो, वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 15वीं विधानसभा, पहली से लेकर 15वीं। लेकिन ये क्या कह रहा है? सर्वाधिक विधानसभाओं में विपक्ष का नेता रहने वाला व्यक्ति कौन था? लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक विधानसभाओं में रहने वाला था। क्या नाम आ गया? लक्ष्मण सिंह। याद रखना, क्या पूछ रहा है? विपक्ष का नेता पूछ रहा है, न कि पक्ष का। पक्ष का तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वगैरह ये होते हैं, लेकिन विपक्ष का कौन था? तो विपक्ष का नेता रहने वाले थे लक्ष्मण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए, लक्ष्मण सिंह तीसरी विधानसभा के अंदर भी विपक्ष के नेता थे। लक्ष्मण सिंह चौथी विधानसभा में भी विपक्ष के नेता थे। लक्ष्मण सिंह 5वीं विधानसभा में भी क्या थे? विपक्ष के नेता थे। लक्ष्मण सिंह 6ठी विधानसभा में भी विपक्ष के नेता थे। इतनी विधानसभाओं में विपक्ष के नेता रहे थे। कौन है? महारावल लक्ष्मण सिंह। तो उत्तर आ जाएगा लक्ष्मण सिंह। अच्छा, एक और क्वेश्चन। ये तो है विपक्ष के नेता की बात। क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल किसका था? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, तो वो कार्यकाल था रामनिवास मिर्गा का। किसका? रामनिवास मिर्गा सर्वाधिक लंबा विधानसभा का कार्यकाल था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से थे। याद, लक्ष्मण सिंह। पूनम चंद्र बिश्नोई ऐसे जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे पद संभाल चुके, ये भी याद। दूसरा प्रश्न, प्रथम विधानसभा में विपक्ष की पार्टी कौन सी थी? आजकल ये प्रश्न आते हैं बड़े शानदार। राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं। तो प्रथम विधानसभा जो हमारी गठित हुई थी 23 फरवरी 1952 को, उसमें विपक्ष की पार्टी कौन सी थी? आज कांग्रेस सरकार है, इसके विपक्ष में भाजपा है ना, उस समय कांग्रेस थी, उसके विपक्ष की पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद थी। कौन सी? राम राज्य परिषद थी। और पहली जो विधानसभा का गठन हुआ था, उस समय जो विधानसभा चुनाव हुए थे 160 सीटें थी। कितनी? 160। आज सीटें कितनी है? 200। ये कब बनी थी? 6ठी विधानसभा में बनी थी 1977 के अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और 160 सीटों पे चुनाव हुए थे। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे। विपक्ष की पार्टी कौन सी थी? राम राज्य परिषद। और प्रथम विधानसभा ऐसी थी जिसमें सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा उपचुनाव। याद रखना। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? राजस्थान विधानसभा के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम है विधान बोधिनी। क्या नाम है? विधान बोधिनी है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेसिक पर्सन है। बदाणा माता का मंदिर किस जिले में? देखो, कॉम्बिनेशन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा। बदाणा माता का मंदिर किस जिले में? बदाणा माता कोटा की है, पड़ोती के शासकों की है, कुल देवी मानी जाती है। और बदाणा माता मूठ से पीड़ित जो रोगी होते हैं उनका इलाज करने में माहिर बदाणा माता का आशीर्वाद लिया जाता है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। और आज 30 मार्च है। 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। सभी विद्यार्थियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1979 के अंदर। कब? ये सॉरी 1989 के अंदर। कब? 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, जबकि 2004 को निर्दम उद्योग का दर्जा दिया गया, निर्दम उद्योग घोषित किया गया था। और राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में जारी हुई थी। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978।
मुस्तफाबाद का संबंध किस जिले से है? मुस्तफाबाद का संबंध किस जिले से? सुना होगा नाम आपने मुस्तफाबाद। देखो कई नाम आपको बड़े सुनने को मिलेंगे। खिजराबाद, कौन सा बाद? खिजराबाद। एक नाम आपको सुनने को मिलेगा खेराबाद, एक आपको सुनने को मिलेगा जलालाबाद, एक नाम आपको मिलेगा मोमिनाबाद, एक आपको नाम मिलेगा मोहम्मदाबाद। ये नाम आपको सुनने को मिले, ठीक है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, खीराबाद सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा, जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम रखा, मोमिनाबाद जयपुर का नाम रखा गया, मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम रखा गया, और मुस्तफाबाद ये नाम रखा गया गागरोन दुर्ग का। इसका नाम गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा गया। याद रखना, रणथंभौर को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा। जालोर सुकड़ी नदी के किनारे इसे जलालाबाद नाम दिया जब 1311 में साका हुआ। सिवाना खीराबाद। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में मंदिर कितने हैं? देलवाड़ा के जो मंदिर है ना, वो समूह में कितने मंदिर हैं? देखो देलवाड़ा के जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर इतने प्रसिद्ध हैं कि एक तो देलवाड़ा कहां पे? सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा कहां पे है? सिरोही के अंदर है। वहां कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। कितने? 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिर। अब पांचों देखो, 5 कई बार पूछ ले जाते हैं, वो पंच तीर्थ भी कहलाते हैं। एक सूत्र याद रखना, अगर याद रहता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा है तो टफ ही। विमल आया, क्या आया? विमल आ गया। विमल पान मसाला नहीं, विमल आया। लूण नेमी ने खाया। लूण जानते हो ना, नमक को कहते हैं। नेमी ने खाया, खा लिया। विमल तो आया, लेकिन लूण किसने खाया? नेमी ने खाया। पीत किसको कहते हैं? जहर को कहते हैं। पीत भीम ने पी लिया। देखो विमल पता नहीं कैसे आया कि लूण तो खाया, नेमी ने खा लिया, लूण खाने लगा। पीत यानी जहर भीम ने पिया, भीम जहर पीने लगा। लेकिन क्या पता क्या हुआ कि पास महावीर हो गया, पास महावीर हो गया। ये सूत्र याद रखना, पंच तीर्थ अपने आप आ जाएंगे। क्या? विमल आया, लूण नेमी ने खाया, पीत भीम ने पिया, पास महावीर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? विमल शाही का मंदिर, जिसे आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, ऋषभदेव मंदिर भी कहा जाता है। एक तो ये मंदिर हो गया विमल शाही या आदिनाथ ऋषभदेव मंदिर। ये देलवाड़ा का मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माण भीम शाह के एक मंत्री थे विमल शाह ने बढ़ाया था। यानी आदिनाथ और भगवान ऋषभदेव एक ही बात है। ये मंदिर विमल शाह ने बनाया था, इसलिए इसका नाम विमल शाही मंदिर है। लूण नेमी ने खाया, लूण नेमी खाने का मतलब लूण वशाई मंदिर, इसे नेमी का मतलब नेमीनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। लूण वशाई मंदिर, जैसे नेमीनाथ जी जो थे जैन तीर्थकर, उनका मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण तेजपाल वास्तुपाल ने करवाया था, और इस मंदिर को देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। फिर एक है पीत भीम ने पिया। पीत भीम ने पिया का मतलब पीत लहर और भीमाशाह का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण भीम सिंह ने करवाया था। भीमाशाह, पीत लहर, और यहीं पर आदिनाथ की 108 मण की पित्तल की प्रतिमा स्थापित है। पास महावीर हो गया का मतलब एक पार्श्वनाथ का मंदिर है और एक महावीर जी का मंदिर है। तो 1 2 3 4 5 मंदिरों का समूह हो गया। टप तो है लेकिन बड़ा शानदार है। राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त जनजाति जिला कौन सा बना? राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त जनजाति जिला कौन सा बना? याद रखना, डूंगरपुर बना था। और वैसे पूछे राजस्थान का पहला ओडीएफ शहर कौन सा था? बीकानेर जिला था, बीकानेर। जनजाति पूछे तो डूंगरपुर, और आदिवासी संपूर्ण साक्षर जिला भी डूंगरपुर। राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी किसका? डूंगरपुर। गंधर्व बाईसी का संबंध राजस्थान के किस शासक के साथ माना जाता है? नाम सुना होगा गंधर्व बाईसी। तो गंधर्व बाईसी यानी गंधर्व बाईसी का मतलब 22 प्रकार के विद्वान रहते थे उसके दरबार में। उसको प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी भी कहते हैं। बार बार एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड तो खास करके पूछा जाता है। तो स्वाई प्रताप सिंह, ये वही स्वाई प्रताप सिंह है जिसने 1799 में कौन सा महल बनवाया था? राजस्थान का एयर दुर्ग हवा महल का निर्माण करवाया था। आंटला, झालरा, हालरा आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? अब आभूषण से आजकल 2-3 प्रश्न एक साथ आ गए ना ऐसे, जैसे खांटला, झालरा, हालरा। अब हालरा और झालरा, हालर झालर गढ़ में होती है, हालर झालर सांकड़ बस ये सारी गढ़ में होती है, तो कंठ में उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंठ। ये तो सिंपल सा है। तो आभूषण से प्रश्न याद करनी है। अब देखिए, ये देखिए कितना शानदार प्रश्न। जामटिया क्या है? जामटिया खड़किया, जामटिया खड़किया। कुटकुड़िया नामक पात्र किस लोक नृत्य से संबंधित है? सुना होगा आपने, नाम सुना होगा। जामटिया, खड़किया,
कुटकिया नामक पात्र किस लोक नाट्य से? तो ये किसे है? गौरी नृत्य से है। गौरी नृत्य कह दो या इसको राई नृत्य भी आप कह सकते हो, क्योंकि राई पार्वती को कहा गया कि नहीं, क्योंकि इस गौरी नृत्य में शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित युगल नृत्य है। तो इसमें क्या किया जाता है? पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेती है। एक साइड पुरुष हो जाता है, एक साइड महिला हो जाती है। तो जब पुरुष नृत्य करते हैं तो वो कहते हैं झामटिया झामटिया, और जब महिलाएं करती है तो खड़किया खड़किया। फिर पुरुष कहते हैं एक की, ये महिला कहती है बेकी बेकी, काली काली, ऐसे। और एक त्रिशूल लेकर खड़ा रहता है जिसे पूरिया कहते हैं, भगवान शिव का अभिनय करता है पूरिया। और इसमें जो पार्वती होती है वो राई के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना। तो झामटिया खड़किया कोटकिया नामक पात्र लोक नाट्य है, गौरी से संबंधित है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के मत में राजस्थानी भाषा का उद्भव निम्न में से हुआ था। एलपी टेसीटोरी नाम सुना होगा आपने, ये बीकानेर इनकी कर्म भूमि थी। तो राजस्थानी भाषा का ये जो उद्भव मानते हैं वो किससे मानते हैं? ये सौर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष। अब आपने ये तो सुना है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष वो तो सुमित्रा सिंह थी, बिल्कुल आपको पता है सुमित्रा सिंह थी 12वीं विधानसभा में। लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है विधानसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। कौन है? तारा भंडारी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष थी। सुमित्रा सिंह पहली अध्यक्ष थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री बनी थी, वही उपमंत्री। और कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। देखो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 होते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, उसके पर कार्य करती है, न्यायपालिका इन दोनों पे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होती है, ध्यान रखती है। तो कार्यपालिका में देखो राज्यपाल भी होता है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, और संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। बिल्कुल। राज्य का महाधिवक्ता जो भी सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए या सरकार की तरफ से मदद करने के लिए एक सरकारी वकील होता है, वो राज्य महाधिवक्ता, वो भी कार्यपालिका में आता है। विधानसभा अध्यक्ष ये कार्यपालिका में नहीं आता, ये विधानसभा व्यवस्थापिका होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहां एक राज्य में एक विधान होती है वहां एक एकल, वहां और 2 में, तो ये तीनों आएंगे, 1 2 3 उत्तर आ जाएगा, 1 2 3। प्रताप के राज्याभिषेक स्थल पर स्थित मंदिर जहां आज भी प्रतिवर्ष प्रताप जयंती पर मेला लगता है, सुना क्या? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कब हुआ था? गोगुंदा में, जब उसकी आयु 32 वर्ष थी, और गोगुंदा में हुआ था 1572 को। जहां राज्याभिषेक हुआ ना, वहां एक मंदिर है जहां आज भी प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? या तो 9 मई को बनाई जाएगी या फिर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बनाई जाएगी। वहां पे मेला लगता है, प्रताप जयंती पर है मेला लगता है। तो वो कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है गोगुंदा में। कौन सा? शिव मंदिर। कितना शानदार प्रश्न है, देखो। अगला देखो, कई प्रश्न अब महाराणा प्रताप के लगातार ही आएंगे। हल्दी घाटी युद्ध में किसे शास्त्रागार बनाया गया था? इसे शास्त्रागार बनाया गया था। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1500। शास्त्रागार अस्त्र शस्त्र वही रखे थे। इसकी विशेषता है कि चोटी से 10-12 मील की दूरी से आते व्यक्ति को देखा जा सकता था। यानी जहां महाराणा प्रताप ने अपना शास्त्रागार बनाया था वहां से उसकी चोटी से 10-12 मील से आते व्यक्ति को भी दिखाई दे सकता, इतनी सुरक्षित जगह थी। वो जगह कौन सी थी? मायरा की गुफा। क्योंकि हल्दी घाटी में मान सिंह तो तारागढ़ यानी अजमेर के मैगजीन दुर्ग के अंदर इसकी शास्त्रागार थी, लेकिन मायरा की गुफा के अंदर महाराणा प्रताप का शास्त्रागार। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, संकट के दिनों में प्रताप किस पहाड़ी पे रहते थे और वहां उन्होंने घास की रोटियां भी खाई थी? सुना है ना आपने कि महाराणा प्रताप ने वचन दिया था कि जब तक मैं अपने मेवाड़ को जीवित न करा लूं, ये आजाद न करा लूं, तब तक मैं न तो महलों में रहूंगा, न महलों की तरह सोऊंगा और न ही महलों की रोटी खाऊंगा, बल्कि घास की रोटी खाकर गुजारा किया था। वो किस पहाड़ी पे रहते थे? एक क्वेश्चन आ गया। वो किस पहाड़ी पे रहते थे? वो धोलिया पहाड़ी एक, वहां रहते थे। और बताते हैं कि कोई मोल घास है उसकी रोटियां खाते थे। मोल घास की रोटियां महाराणा प्रताप खाते थे, और एक धोलिया नाम की पहाड़ी है वहां रहते थे। महाराणा प्रताप मातृ पक्ष की ओर से किस वंश से संबंधित थे? महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। धन्य है वो जिस माता ने ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया। पिता उदय सिंह, पत्नी
अजबदेव पंवार, पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक। तो मातृ पक्ष की ओर से किस वंश से संबंधित थी? तो वो चौहान वंश से संबंधित थी। इससे चौहान वंश से संबंधित थी, यह ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना हार के कगार पर थी, तब अकबर के आने का समाचार की अफवाह किसने फैलाई थी? 18 जून 1576 का जो युद्ध है ना, ये युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहे थे, अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अचानक मेहतर खान ने अफवाह फैला दी, क्योंकि मुगल सेना का जो हौसला है वो डाउन हो गया था, गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि अब ये युद्ध नहीं लड़ेगी, पीछे हटने लगी। तभी मेहतर खान ने, क्योंकि अकबर का तो नाम ही काफी था, उसने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद सेना लेके आ रहे हैं। तब मुगल सेना का हौसला बुलंद हुआ और वापिस युद्ध करने लगी। गोगुंदा से फतेहपुर सीकरी लौटते समय किसी ने भी राणा की पराजय पर विश्वास नहीं किया। यह कथन किसका है? गोगुंदा से फतेहपुर सीकरी लौटते समय किसी ने भी गोगुंदा से, क्योंकि युद्ध हुआ था, गोगुंदा का युद्ध कहा था इसने अबुल फजल, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। गोगुंदा से जब फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में जब वापस लौट रहे थे ना, किसने भी राणा की पराजय पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप को जीवित नहीं पकड़ पाए थे, उसके क्षेत्र पर अधिकार किया था, और अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। तो तभी तो इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध अनिर्णित रहा था। तो गोगुंदा, उदयपुर में, फतेहपुर सीकरी यूपी में लौटते समय किसी ने भी राणा की पराजय पर विश्वास नहीं किया था। यह कथन किसका है? यह कथन है बदायूंनी का। बदायूंनी ने कहा कि किसी ने भी ये विश्वास ही नहीं किया था कि महाराणा प्रताप जीत गया, सिर्फ निराश होकर वापस सेना लौटी थी। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ के लेखक जो प्रताप का दरबारी कवि था। बड़ा ही शानदार ये चीज पेपर में आती है। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ ये ग्रंथ हैं। ये किसके? और महाराणा प्रताप का दरबारी कवि भी था, चक्रपाणी मिश्र। कौन है? चक्रपाणी। ये देखो, प्रताप के लिए बहुत शानदार प्रश्न है, ये नए प्रश्न है, ये समझो। प्रताप द्वारा चावंड को राजधानी बनाए जाने के समय वहां का शासक था। जब महाराणा प्रताप ने 1585 में राजधानी बनाई थी, किसको? चावंड को। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध बाद इसने कुंभलगढ़ को बनाई थी, और इस युद्ध में 1582 में दिवेर युद्ध के बाद इसने चावंड को राजधानी बनाई थी। वहां का शासक था लूणा नामक चावंडिया भील था, उसको राकर यहाँ राजधानी बनाई थी। यहीं से चावंड शैली शुरू हुई थी। महाराणा प्रताप के गुरु कौन थे? ये देखिए क्या खास प्रश्न है, सुना होगा आपने। महाराणा प्रताप के जो गुरु थे राघवेंद्र जी थे। राघवेंद्र महाराणा प्रताप के गुरु थे। अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो रचना किसकी है? देखो, जब घास की रोटी भी जो बिल्ली वगैरह जंगलों में होते थे ना, बिलावड़ जो जिसको कहते थे, बिलावड़, बिलोड़ियो, ठीक है, वो ले भाग्या, ये रचना किसकी है? देखो, घास की रोटी थी, उसको भी हाथ से छीन के ले गया। ये रचना देखो, अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ये रचना है कन्हैया लाल सेठिया की। सुना है क्या आपने? कन्हैया लाल सेठिया, जिसने लिलटास, पाथल पित्थल, धरती धोरारी, मिंजर, ये रचनाएं लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया, सुजानगढ़ चुरू के थे। जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है, वह क्या कहलाती? दुर्गों की खासियत बहुत है। मनु के अनुसार, शुक्र के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग ही दुर्ग है। तो जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों के प्रकोटे हैं, वो क्या कहलाते? उन्हें कहते हैं पारिद दुर्ग। क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग। सर टॉमसरो का संबंध किस दुर्ग से है? हम सुनोगे सर टॉमसरो, क्योंकि राजस्थान में पहली बार अजमेर दुर्ग के अंदर आए थे। मैगजीन दुर्ग के अंदर मुलाकात की थी 1615 में जहांगीर से, वही टॉमसरो है ये। औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? अभी ताजा दिसंबर में वीडियो प्री के एक पेपर में क्वेश्चन आया। औरंगजेब ने एक बुलंद दरवाजा बनाया था अपने राजस्थान के किस दुर्ग में बनाया था? याद रखना, किसमें? गागरोन दुर्ग। इसमें गागरोन दुर्ग के अंदर बनाया था। अगला, मोहम्मद खिलजी, राणा सांगा, मेदिनी राय, शेरशाह सूरी, अकबर किस किले के स्वामी रह चुके हैं? यानी अकबर भी रह चुका है, शेरशाह सूरी है, मेदिनी राय, राणा सांगा, महमूद खिलजी, सारे उस दुर्ग के स्वामी रह चुके हैं। वो गागरोन दुर्ग है। भी गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे, चामुंडा माता मंदिर और तोपखाना मस्जिद आदि किस किले की शोभा बढ़ाते हैं? देखो, ये 9 बजे की क्लास एक ऐसी है, 30 मिनट की क्लास, बीएसटीसी से लेकर आरएस मेंस तक आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो इससे, लेकिन निरंतर आपको पढ़ने पड़ेगी, हर रोज नए प्रश्न आएंगे। तो मानसिंह के महल, झरोखे, चामुंडा माता का मंदिर और तोपखाना मस्जिद आदि। अब यहां से क्वेश्चन आपको न तो इसका पता लगेगा न इसका पता लगेगा, आपको यह पता लगेगा कि तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में? जालोर दुर्ग में, जिसका निर्माण
1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग के साके के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी सूरी मस्जिद भी कहते हैं। गुगोर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अब गागरोन तो आपने सुना है झालावाड़ में है, लेकिन गुगोर दुर्ग किस किले में है? तो आपको याद रखना है गुगोर 12 के अंदर है। ये बहुत किले हैं, अकेले कुंभा ने 84 में से 32 दुर्ग बना दिए थे। गुगोर का दुर्ग 12 में है और एक भोपालगढ़ का दुर्ग पूछे तो वो झुंझुनू में है। हाथी व लुल्लू किस हवेली के वास्तुकार थे? आपने हाथी व लुल्लू सुना है? नाथा सुना होगा आपने, नाथा पुंजार, ये जेता पोमा नाथा, ये विजय स्तंभ के, मंडन कोंबलगढ़ का है, जेता जैन मुनि रायसिंह प्रशस्ति का, महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। लेकिन क्या हाथी व लुल्लू सुने? तो ये है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली जैसलमेर के ये वास्तुकार है। बागौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बागौर साहिब गुरु, देखो बुढ़ा जोड़ सुना है अपने अपने श्री गंगानगर के अंदर, रायसीनगर के अंदर। साहवा सुना है चूरू के अंदर है। बागौर, अब बागौर से नाम आ गया भीलवाड़ा के अंदर है, बागौर साहिब गुरुद्वारा है। पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पे है? पंचायतन शैली का प्राचीनतम मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बाड़ोली का शिव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान में पंचायतन शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। उनवास के दुर्गा मंदिर के निर्माता कौन थे? उनवास का जो दुर्गा मंदिर है उसका निर्माता कौन था? उनवास ये उदयपुर के अंदर है, राजा अल्लट। ये अल्लट मेवाड़ का शासक था, जिसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था शुरू की थी, सामंतीय व्यवस्था शुरू की थी, और यही था जिसे आल्लू रावल की उपाधि प्राप्त थी। और इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो सूर्य मंदिर नहीं है? तो देखो, रणकपुर के जैन मंदिर तो सूर्य मंदिर है, जालरा पाटन का सूर्य मंदिर है, कालिका माता का भी मंदिर सूर्य है, लेकिन सास बहु मंदिर एक भगवान शिव का मंदिर है। ये सशस्त्र बहु का मंदिर जिसको कहते हैं ना, नागदा उदयपुर में। जिस प्रकार बुद्ध के समय में अन्नाथ पंडक द्वारा जेतवन खरीदा गया, ठीक वैसे ही राजस्थान में किस मंदिर हेतु भूमि खरीदी गई थी? जिस प्रकार बुद्ध के समय में अन्नाथ पंडक के द्वारा जेतवन खरीदा गया था, उसी प्रकार राजस्थान के किस मंदिर हेतु भूमि खरीदी गई थी? विमल शाही मंदिर। कौन सा? विमल शाही, जिसका वही विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और जिसे आदिनाथ या भगवान ऋषभदेव मंदिर समर्पित है, सिरोही के अंदर है, वो वही मंदिर है जिसके लिए भूमि खरीदी गई थी। हाथमा गांव प्रसिद्ध है। हाथमा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, आज तो नए नए प्रश्न होंगे शायद ही लगभग। हाथमा गांव जो प्रसिद्ध है, वो हाथमा गांव में किराड़ू के जैन मंदिर बने हैं। देखो, किराड़ू के जैन मंदिर का मतलब बाड़मेर के अंदर किराड़ू है। किराड़ू जो मंदिर है वो हाथमा गांव के अंदर है। तो किराड़ू के जैन मंदिर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। किराड़ू के जो मंदिर है, ये राजस्थान का खुजराहो कहते हैं, ताजमहल तो जसवंत थड़ा कहते हैं। किराड़ू जैन मंदिर कहाँ है? हाथमा गांव के अंदर है, बाड़मेर। विजय राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? विजय राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो गेप सागर झील के किनारे। ये गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है, जहां भील कालीबाई और जो ये थे ना सेगाबाई, और सेगाबाई के साथ थे नानाबाई खाट। एक तो कालीबाई और एक नानाबाई खाट की स्मारक भी गेप सागर डूंगरपुर में। चांदखेड़ी आदिनाथ जी मंदिर कहाँ है? चांदखेड़ी आदिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चांदखेड़ी आदिनाथ जी का मंदिर झालावाड़ में। थोड़े टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लिए 50 क्वेश्चन इस प्रकार बनाए जाते हैं, ये समझ लो कितनी मेहनत लगती है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जितना भी टाइम मिल पाता है सुबह शाम मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और ये वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो स्टार्ट किए, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं वीडियो दे रहा हूँ। ये देख लो, बस आप बढ़िया तरीके से निरंतर अध्ययन करते रहें और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस कार्य को पूरे राजस्थान में फैला सकें और राजस्थान के हर एक तबके का विद्यार्थी इन तक पहुंच सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है। भारत में अजमेर में इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई थी और अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बड़ी फेमस है। जब भी 1 रजब से 6 रजब तक उर्स लगता है तो भांति भांति के पूरे राज्य से मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, मंत्रियों की यहाँ चादरें चढ़ाई जाती है। इतना सांप्रदायिक सद्भाव का इतना बड़ा यहाँ पे उर्स लगता है। तो मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है निजाम दरवाजा।
क्या नाम है, निजाम दरवाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको पक्की निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अभी एलडीसी हाईकोर्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। राघव गीतम के रचनाकार थे, राघव गीतम के रचनाकार कौन थे, कृष्ण भट्ट। कौन थे, कृष्ण भट्ट। तुंगा में स्थित छतरी जो ठाकुर सूरजमल शेखावत की स्मृति में बनाई गई थी, कहां पे है, तुंगा में स्थित छतरी है जो ठाकुर सूरजमल शेखावत की स्मृति में, ये प्रश्न पता है आपको कहां पे, ये जिला दर्शन से प्रश्न आए हुए। अब तुंगा के अंदर, ठीक है, तो ठाकुर सूरजमल की ये छतरी है बिसाऊ झुंझुनू में, कहां पे, बिसाऊ। ये वही तुंगा है जो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में स्वाई प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच। जाट राजवंश के किस शासक को मुगल बादशाह द्वारा राजेंद्र व कुंवर बहादुर की उपाधि दी गई थी। जाट राजा, कल परसों मैंने चुड़ावन, बदन सिंह, सूरजमल, रणजीत सिंह, जवाहर सिंह की सारी कहानी बता दी। आज ये कौन सा शासक है, जाट राजवंश के किस शासक को मुगल बादशाह द्वारा राजेंद्र व कुंवर बहादुर की उपाधि दी गई, सूरजमल। जाटों का प्लेटो अफलातुन सूरजमल के द्वारा, सूरजमल को दी गई। चावड़ा वंश का संबंध किससे है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चावड़ा वंश पनपा था, हालांकि कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, भीनवाल जालोर के अंदर चावड़ा वंश पनपा था। कोडमदेसर कीर्ति स्तंभ के संस्थापक कौन थे, कोडमदेसर कीर्ति स्तंभ के संस्थापक कौन थे, तो कोडमदेसर बीकानेर के अंदर है। वैसे कीर्ति स्तंभ के संस्थापक राव जोधा थे। कौन थे, राव जोधा के द्वारा लिखवाई गई। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान के लेखक हैं, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान के लेखक हैं गोपीनाथ शर्मा। देखो गोपीनाथ शर्मा की हमने बहुत ही कम पुस्तकें पढ़ी है, तो ये सोशल लाइफ इन मेडिवल गोपीनाथ शर्मा की है। श्यामल दास की वीर विनोद है, अबुल फजल की आईने अकबरी अकबरनामा है, और सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई वंश भास्कर है। वह ग्रंथ जो जयपुर की स्थापना व नगर निर्माण की योजनाओं का आंखों देखा विवरण देता है, यानी जयपुर की स्थापना, जयपुर नगर निर्माण की स्थापना 18 नवंबर 1727 को जयपुर के स्वाई जय सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी ग्रंथ है जिसमें सारी बातें लिखी हुई, वो ग्रंथ कौन सा है, वो है बुद्धि विलास। कौन सा, बुद्धि विलास ग्रंथ। टोंक में हुए 1857 के संघर्ष में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसकी जानकारी किस नाटक में मिलती है। टोंक के अंदर 1857 की क्रांति तो देख लो, देवली टोंक में हुई थी, स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इसकी जानकारी किस नाटक में मिलती है, तो ध्यान रखना एक मोहम्मद मुजीब नाम का नाटक था, उसमें मिलती है। नीमूचना हत्याकांड की जांच हेतु जय सिंह द्वारा गठित समिति के सदस्य नहीं थे। ये नीमूचना हत्याकांड हुआ था 24 मई 1925 को नरसंहार, इसे दोहरी डायरीशाही की संज्ञा भी दी गई थी। तो इसकी जांच के लिए क्या है कि एक जय सिंह के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, उसमें शामिल कौन नहीं था, तो छज्जू सिंह था, क्योंकि छज्जू सिंह ने, ये तो है राजस्थान का जनरल डायर कहते, इसने तो गोलियां बरसाई थी, ये भी था। सुल्तान सिंह भी था, लाला रामचरण भी था, लेकिन राम नारायण चौधरी नहीं था। जाट इतिहास के लेखक, बस अंतिम प्रश्न है, प्रश्न देखिए, जाट इतिहास, जाटों का इतिहास भरतपुर धौलपुर, उसके लेखक कौन थे, घासीराम थे। कौन थे, जाट इतिहास के लेखक कौन थे, घासीराम। ये 50 प्रश्न हो गया आज, शायद मेरे हिसाब से लगभग 40 प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक प्रश्न दे दिए आपको थोड़ा सा, लेकिन कॉम्बिनेशन रहता है मेरा हर एक एग्जाम के लिए, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सुबह करंट की क्लास आप लगातार देख रहे हो 7:30 पर, और ये क्लास, बाकी और भी क्लासें आपको वीडियो मेंस के लिए 7:30 पर शाम को हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्लास शुरू हो चुकी है, वो देखते रहना, निरंतर पढ़ते रहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।